आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज से शुरू होती है, एक पुरानी नोटबुक। ऐसी चीज जो शायद हम में से कई लोगों के डेस्क पर या दराज में पड़ी होगी। ये कहानी है माया नाम की एक लड़की के बारे में जिसे पुरानी चीजें, पुरानी स्टेशनरी इकट्ठा करने का शौक है। और यही शौक उसे एक ऐसी चीज तक ले जाता है जो सिर्फ पुरानी नहीं है बल्कि अपने अंदर कुछ और भी समेटे हुए हैं। बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा जुनून एक भयानक, दिल दहला देने वाले अनुभव में बदल जाता है। सही कहा। और हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसे खोल कर देखना है। ये समझना है कि डर कैसे परत दर परत बनाया जाता है। हाँ, कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं डराने के लिए। और सबसे जरूरी सवाल, एक बेजान चीज, एक नोटबुक, वो कैसे कहानी का सबसे खतरनाक किरदार बन जाती है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही, क्या कहते हैं, सिनेमैटिक सीन से। एक पुराने धूल भरे बाजार में माया को एक दुकान में वो नोटबुक मिलती है। अच्छा। लेदर की जिल्द। हाँ। और उसके कवर पर सोने के पानी से बना एक अजीब सा घुमावदार चिन्ह। इट्स द परफेक्ट हुक। एक रहस्यमयी चीज जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। सही। तो माया उसे घर ले आती है और एक लेखक होने के नाते वो उसमें अपनी कहानी लिखना शुरू करती है। अच्छा। और जैसे ही वो पहला शब्द लिखती है, कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। अब ये हॉरर फिल्मों का एक क्लासिक साइन है ना? अचानक से ठंड लगना। क्लासिक है। लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत स्मार्ट तरीके से किया गया है। ये डर की पहली दस्तक है और ये साइकोलॉजिकल नहीं, फिजिकल है। अच्छा। मतलब ये माया के दिमाग का वहम नहीं है। नहीं, ये एक असली शारीरिक एहसास है। हाँ। यहीं से लेखक हमें, यानी पढ़ने वाले को, ये यकीन दिलाना शुरू कर देता है कि जो हो रहा है वो असली है। इट्स नॉट इन हर हेड। और माया भी वही करती है जो शायद हम में से ज्यादातर लोग करेंगे, वो इसे नजरअंदाज कर देती है। हाँ, सोचती होगी खिड़की खुली होगी शायद, लेकिन अगली सुबह वो वहम और हकीकत का फर्क पूरी तरह से भूल जाती है। हाँ, अगली सुबह असली खेल शुरू होता है। वो अपनी नोटबुक खोलती है और देखती है कि जहां उसने कल रात लिखना छोड़ा था, उसके ठीक नीचे किसी और की लिखावट में कुछ लिखा है। एक तेज डरावनी लिखावट में सिर्फ 4 शब्द। और वो शब्द हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। ये बहुत अजीब है। मतलब कोई धमकी नहीं, कोई गाली नहीं, बस एक ओपिनियन, एक राय। हाँ, जैसे कोई क्रिटिक आपकी लिखी हुई चीज पर फीडबैक दे रहा। एग्जैक्टली। और यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। अगर वहां लिखा होता मैं तुम्हें मार दूंगा, तो वो एक स्टैंडर्ड हॉरर ट्रोप होता। हाँ, वो तो टिपिकल हो जाता। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है बहुत पर्सनल है। ये एक अमला है, लेकिन माया की जान पर नहीं, उसकी क्रिएटिविटी पर, उसके लिखे हुए शब्दों पर। हाँ, सोचिए, एक लेखक के लिए इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या हो सकती है कि कोई अनजानी शक्ति उसके काम को जज कर रही है। इट्स नॉट अ गोस्ट, इट्स अ सुपरनैचुरल क्रिटिक। किसी भी आर्टिस्ट का सबसे बुरा सपना। तो अब माया के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो नोटबुक को जला दे, हाँ, या फिर वो जानने की कोशिश करे कि ये क्या है। और जाहिर है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वो दूसरा रास्ता चुनती है। वो डर के बावजूद उसी नोटबुक में एक सवाल लिखती है, एक बहुत ही इंसानी सवाल, कौन हो तुम? और इसके बाद जो होता है, ऑनेस्टली, यहीं से मेरे लिए कहानी का टोन पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा? एक पल की खामोशी के बाद नोटबुक का अगला पन्ना अपने आप पलट जाता है। ओके, दिस इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। राइट। अब तक वो शक्ति सिर्फ रिएक्ट कर रही थी, लिख रही थी, लेकिन अब वो फिजिकली एक्ट कर रही है। हाँ, उसे माया की जरूरत नहीं है पन्ना पलटने के लिए। ये शक्ति के प्रदर्शन का अगला लेवल है। अब तक वो माया के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर खेल रही थी। माया लिखती थी, वो जवाब देती थी। अब वो नोटबुक को खुद कंट्रोल कर रही है। और उस नए पन्ने पर उसी डरावनी लिखावट में जवाब आता है, तुम्हारी नई दोस्त। दोस्त शब्द का इस्तेमाल, ये बहुत अनसेटलिंग है। बहुत ज्यादा। दोस्ती भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक होती है। यहाँ उसी शब्द को एक धमकी की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ये कहने का तरीका कि मैं तुम्हारे इतने करीब हूं जितना कोई दोस्त होता है, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। और दोस्ती का ये मुखौटा बहुत जल्दी उतर जाता है, क्योंकि यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। हाँ, उस रात माया को असली आतंक का अनुभव होता है। आधी रात को उसकी नींद एक आवाज से खुलती है। क्या आवाज? खुरचने की आवाज। जैसे कोई तेज नाखून से कागज पर खरोंच रहा हो। और जब वो आंखें खोलकर देखती है, तो वो नोटबुक जिसे उसने बंद करके रखा था, अपने आप
तेजी से पलट रहे हैं। ये सीन तो दिमाग में छप जाता है। एक तो वो डरावनी आवाज और फिर वो विजुअल, पन्नों का अपने आप पलटना। हाँ, ये साउंड और साइट का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये दिखाता है कि अब उस शक्ति को लिखने के लिए माया की जरूरत नहीं है, वो खुद लिख सकती है। मतलब माया अब इस कहानी की राइटर नहीं रही, वो सिर्फ एक व्यूअर बन गई है, एक असहाय दर्शक। उस शक्ति ने लिखने का माध्यम और तरीका दोनों अपने कब्जे में ले लिया है। और जब पन्ने पलटना बंद होते हैं हाँ, तो माया जो देखती है वो शायद उस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। हाँ, आखिरी खाली पन्ना जो कुछ देर पहले तक खाली था, अब पूरी तरह से काली स्याही से भरा हुआ है। लेकिन वो स्याही वो शब्द नहीं है ना? नहीं, वो शब्द नहीं है, वो वही डरावने घुमावदार चिन्ह हैं जो नोटबुक की जिल्द पर बने थे। अच्छा। और सबसे डरावनी बात, लेखक लिखता है कि वो चिन्ह पन्ने पर हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे जैसे वो जिंदा हों। यहाँ पर कहानी का सुपरनैचुरल एलिमेंट अपने पीक पर पहुंच जाता है। अब ये सिर्फ एक प्रेत या आत्मा की लिखी हुई बात नहीं है, ये कुछ और ही है। ये एक जीवंत भाषा है, अ लिविंग लैंग्वेज। और जिल्द पर बने चिन्ह और पन्नों पर मौजूद चिन्हों का कनेक्शन ये बताता है कि ये शक्ति कोई बाहर से नहीं आई है, ये हमेशा से इस नोटबुक का हिस्सा थी। द नोटबुक इज द एंटिटी। और जैसे ही माया ये सब देखती है, डर का एक और लेवल सामने आता है। अब हमला सिर्फ आंखों और कानों पर नहीं होता। अच्छा। उस नोटबुक से एक तेज बदबू आने लगती है, सड़ी हुई लकड़ी और पुराने खून की। अब देखिए लेखक ने डर को कैसे बनाया है। सबसे पहले ठंडक यानी टच, फिर रहस्यमयी लिखावट यानी साइट, फिर खुरचने की आवाज यानी हियरिंग, और अब ये बदबू यानी स्मेल। सारे सेंसेस पर हमला। हाँ, जब डर आपकी एक एक इंद्री पर, एक एक सेंस पर हमला करता है तो आपको महसूस होता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये अनुभव को बहुत ज्यादा रियल और सफोकेटिंग बना देता है। इस पॉइंट पे आके कोई भी इंसान टूट जाएगा। माया भी वही करती है जो शायद कोई भी करेगा। क्या करती है वो? वो उस नोटबुक को उठाती है, भागकर जाती है और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। उसे लगता है चलो खत्म हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन हम सब जानते हैं कि हॉरर कहानियों में प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होते। बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ से शक्ति का असली प्रदर्शन शुरू होता है। अब तक वो सिर्फ अपनी मौजूदगी जता रही थी, अब वो अपना दबदबा दिखाएगी। माया कांपते हुए अपने बिस्तर पर वापस आती है और उसकी नजर कचरे के डिब्बे पर पड़ती है। वो खाली है। ओह। और वो नोटबुक कहाँ है? वो उसके तकिए के ठीक बगल में बेड साइड टेबल पर खुली रखी है। क्लासिक। ये क्लासिक हॉरर ट्रोप है, अ कर्स्ड ऑब्जेक्ट यू कांट गेट रिड ऑफ। हाँ, आप उसे फेंकते हैं, वो वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ इसका प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। वो सिर्फ घर में वापस नहीं आई, वो माया की सबसे पर्सनल, सबसे प्राइवेट स्पेस में आ गई है, उसके बिस्तर के ठीक बगल में। हाँ, ये एक साफ संदेश है, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं, तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच चुकी हूं। ये तो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। और फिर आता है आखिरी और सबसे डरावना संदेश। इस बार नोटबुक में कोई रहस्यमय चिन्ह नहीं है, साफ सीधी लिखावट में सिर्फ एक वाक्य लिखा है। लेट मी गेस, इट्स नॉट फ्रेंडली। बिल्कुल नहीं। उस पे लिखा है, तुम मुझे फिर से कचरे में नहीं डाल सकोगी माया। उफ, इस एक लाइन में बहुत पावर है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। पहली और सबसे चिलिंग बात, वो अब माया का नाम जानती है। हाँ, अब तक ये एनोनिमस था, लेकिन नाम का इस्तेमाल ये सिर्फ पर्सनल बना देता है। ये कोई रैंडम हॉन्टिंग नहीं है, नाउ इट्स पर्सनल। वो माया को टारगेट कर रही है। बिल्कुल, नाम का इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि अब कोई पर्दा नहीं रहा। और दूसरी खतरनाक चीज है वो शब्द का इस्तेमाल, फिर से, अगेन। हाँ, फिर से शब्द ये दिखाता है कि उसे माया के इरादों का, उसके एक्शंस का पता है। वो सिर्फ देख नहीं रही, वो समझ भी रही है। वो एक कदम आगे है। एक कदम आगे। वो कह रही है, तुमने जो कोशिश की मैंने देख लिया, एंड इट वॉज पैथेटिक। ये एक सीधी सीधी धमकी है। अब कोई रहस्य नहीं है, कोई खेल नहीं है, ये एक खुली चुनौती है। और अंत में एक ऐसा मोमेंट जो आपको अंदर तक कंपा देता है। जैसे ही माया ये संदेश पढ़ती है, वो पन्ना उसकी आंखों के ठीक सामने पलट जाता है, अपने आप पलट जाता है। और अगला पन्ना बिल्कुल खाली है, अ ब्लैंक पेज। और शायद यही खाली पन्ना पूरे कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। क्यों? एक लिखा हुआ खतरा फिर भी लिमिटेड होता है, आपको पता है कि धमकी क्या है। लेकिन एक खाली पन्ना, वो लिमिटलेस टेरर है, वो अनगिनत भयानक संभावनाओं को जन्म देता है। कहानी माया की एक चीख के साथ खत्म होती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उस खाली पन्ने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि दोस्त अब कुछ नया लिखने के लिए तैयार है।
उसकी कहानी खत्म और अब नोटबुक अपनी कहानी लिखेगी। Exactly. The blank page is the ultimate act of terror. It's the entity taking away Maya's agency as a writer and as a person. ये कहने का तरीका है, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, अब मैं अगला चैप्टर लिखूंगी और तुम बस उसे जीने के लिए यहाँ हो। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो ये एक मास्टर क्लास है कि डर को कैसे धीरे धीरे बनाया जाता है। बिल्कुल। ये एक ठंडे एहसास से शुरू होकर एक क्रिटिकल कमेंट तक, फिर एक अजीब दोस्ती के प्रस्ताव तक और आखिर में एक खुली धमकी और टोटल कंट्रोल तक पहुंचती है। एक साधारण सी नोटबुक माया के लिए एक अंतहीन दुस्वप्न का दरवाजा बन गई। और मेरे लिए इस कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि असली डर अज्ञात में नहीं, बल्कि अपनी एजेंसी खो देने में, अपना कंट्रोल खो देने में। सही बात है। राइट। अंत में जो खाली पन्ना है वो किसी भी लिखे हुए शब्द से ज्यादा डरावना है, क्योंकि वो माया के भविष्य पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है जिसका जवाब कोई और लिखने वाला है। असली आतंक इसमें नहीं है कि क्या हो चुका है, बल्कि इसमें है कि अब आगे क्या होने वाला है और आप उसे रोक नहीं सकते। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिले जो आपसे बात करने लगे, तो क्या आप उसकी कहानी सुनना चाहेंगे? और क्या होगा अगर एक दिन वो चीज आपकी कहानी खुद लिखना शुरू कर दे?